दोस्तों नमस्कार, मैं संतोष कुमार आपको यहाँ पूरा विस्तार से आज बताने वाला हूँ भारत अमेरिका संबंधों के बारे में। भारत अमेरिका संबंध हमारे भारतीय विदेश नीति के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है और अगर आप एग्जामिनेशन का तैयारी करते हैं या ऐसे भी आप अगर समझना चाहते हैं दो देशों के बीच संबंधों को, तो आपका यहाँ पर स्वागत है। सबसे पहले हम थोड़ा सा मूलभूत बातों को देख लेते हैं कि अभी क्या हुआ। इस वर्ष अप्रैल 2022 में 2+2 वार्ता संपन्न हुआ भारत और अमेरिका के बीच में। 2+2 वार्ता क्या होता है? 2+2 वार्ता रक्षा और विदेश मंत्री स्तर का एक वार्ता होता है जिसमें सामरिक और सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर मुख्यतः वार्तालाप होती है। 2+2 वार्ता भारत का किन देशों के साथ होता है, जरा इसको भी जान लीजिए। तो 2+2 वार्ता भारत का 4 देशों के साथ ही होता है। अमेरिका है, रूस है, ऑस्ट्रेलिया है और जापान है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी है। अब थोड़ा सा हम ये समझते हैं कि भारत अमेरिका का जो संबंध है वो किन आधारों पर टिका हुआ है। देखिए, दोनों ही देशों में लोकतंत्र है, यानी लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमारा संबंध टिका हुआ है। इसके अलावा भारतीय मूल के वहाँ लगभग 46 लाख लोग रहते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है दोनों देशों के बीच अच्छा संबंध का। यानी वहाँ के लोग और हमारे लोगों के बीच काफ़ी जीवंत संबंध है, क्योंकि वो भारतीय मूल के लोग हैं, वहाँ 46 लाख है। इसके अलावा आपसी हितों का अभिसरण, ये तो एक नॉर्मल सी बात है। दो देशों के बीच जो द्विपक्षीय संबंध होता है वो दोनों देशों के पारस्परिक लाभ पर होता है, यानी दोनों देशों को एक दूसरे से मदद की आवश्यकता होती है, दोनों देश एक दूसरे से लाभ चाहते हैं। तो ये कुछ ऐसे कारण हैं जो आधार हैं भारत अमेरिका के बीच संबंधों का। दोस्तों, अब हम लोग ये देखते हैं कि भारत अमेरिका संबंधों का पृष्ठभूमि क्या रहा है, यानी प्रारंभ से लेकर अभी तक का पृष्ठभूमि को थोड़ा सा हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, अगर प्रारंभ से बात किया जाए, जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो भारत और अमेरिका के बीच संबंध अच्छा नहीं रहा। उसके कुछ कारण भी हैं, जैसे कि भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया, भारत का सोवियत संघ की तरफ झुकाव काफ़ी ज़्यादा रहा और पाकिस्तान अमेरिका के बीच काफ़ी नज़दीकी था। 1945 के बाद पूरा दुनिया बाइपोलर हो गया था, दो ध्रुवीय हो गया था। पूरी दुनिया में शक्ति के दो केंद्र हो गए थे, एक तरफ सोवियत संघ के नेतृत्व में वार्सा पैक्ट और एक तरफ अमेरिका के नेतृत्व में नाटो। तो भारत किसी भी पक्ष में नहीं गया, भारत गुटनिरपेक्षता को अपनाया, लेकिन सोवियत संघ की तरफ झुकाव था। तो इस तरीके से भारत अमेरिका के बीच संबंध शुरू से बेहतर नहीं रहा है। लेकिन 1991 में सोवियत संघ का पतन हो जाता है, उसके बाद भारत अमेरिका के बीच बेहतर संबंध का एक नया दौर शुरू होता है। लेकिन 1998 में हमारे देश में पोखरान में परमाणु विस्फोट किया जाता है। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। उसके बाद अमेरिका ने भारत पर कई सारे आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। जाहिर सी बात है, उसके बाद दोनों देशों का जो संबंध था उसमें खटास आना शुरू हुआ। लेकिन दो देशों का जो संबंध होता है, मैंने शुरू में ही बताया, आपसी हितों के अभिसरण पे होता है, यानी आपसी जो लाभ है, जो फायदा है, उस आधार पर संबंध टिका हुआ रहता है। यानी दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो मतलबी होता है दो देशों के बीच का संबंध। तो अमेरिका भारत के फिर से नज़दीक आना शुरू किया 2000 ईस्वी के बाद, यानी 21वीं सदी के प्रारंभ से ही। उसके कुछ कारण थे। अमेरिका जान रहा था कि चीन एशिया में एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में उभर रहा था और एशिया को एक शक्ति के प्रभाव में अमेरिका नहीं आने देना चाह रहा था। इस वजह से उसने फिर से भारत के साथ अपने संबंधों को आगे बढ़ाया। तो ये एक कारण है। राज्य प्रायोजित आतंकवाद, हमारा पड़ोसी पाकिस्तान, तो इससे अमेरिका भी ग्रसित था और हमारा देश भी ग्रसित है। इस वजह से इस क्षेत्र में दोनों देशों ने फिर से एक सहयोग शुरू किया। व्यापक जनसंहार के हथियारों से संबंधित प्रौद्योगिकी पर रोक लगाने के लिए भी दोनों देशों ने आपस में समझौता किया। यानी दोनों देश नहीं चाहते हैं कि जनसंहार के हथियारों से संबंधित प्रौद्योगिकी आतंकवादियों के पास पहुंचे या किसी ऐसी सरकार के पास पहुंचे जो गैर जिम्मेदार है। देखिए, अगर जनसंहार के हथियारों की बात किया जाए तो परमाणु बम क्या है? जनसंहार का ही हथियार है। अमेरिका के पास है, रूस के पास है, भारत के पास है, बहुत देशों के पास है, लेकिन इसे जिम्मेदार हाथों में होना चाहिए। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। इसके अलावा भारत अमेरिका के बीच संबंधों में बेहतरी कोरोना काल में भी आना शुरू हुआ। कोरोना के खिलाफ संघर्ष में दोनों देशों ने मिलकर साथ दिया एक दूसरे का। कोरोना वैक्सीन निर्माण में भारत को अमेरिका ने काफ़ी मदद पहुंचाया। अब अमेरिका को भी हमारे देश ने काफ़ी सहयोग पहुंचाया। मलेरिया की दवा हाइड्रोक्लोरोक्विन हमने अमेरिका को दिया था। तो आगे हम लोग ये देखते हैं भारत अमेरिका रक्षा संबंधों में क्रमिक विकास, यानी रक्षा संबंधों में किस तरीके से क्रमिक विकास हुआ है। दोस्तों, आपको एक बात समझना होगा, भारत अगर अमेरिका के साथ अपने संबंधों को बहाल रखता है या रूस के साथ अपने संबंधों को मजबूत करना चाहता है तो डिफेंस एक बहुत ही बड़ा सेक्टर होता है। रशिया के साथ अगर हमारे संबंध है तो उसका आधार डिफेंस है, रक्षा क्षेत्र है, और अमेरिका के साथ जो हमारा संबंध है तो उसमें डिफेंस और इकोनॉमी दोनों हैं। तो इस बात को आपको समझना होगा। तो रक्षा क्षेत्र में भारत अमेरिका के बीच
बीच संबंध किस तरीके से आगे बढ़े हैं, जरा उसको देख लेते हैं ईयर वाइज, यानी 2005, 2010, 2016 और 2018। 2005 में भारत अमेरिका के बीच असैन्य परमाणु समझौता हुआ और अमेरिका द्वारा 3 दशकों से एक प्रतिबंध लगाया गया था असैन्य परमाणु व्यापार पर। उस प्रतिबंध को हटा लिया गया। अब दोस्तों हम लोग ये समझते हैं कि असैन्य परमाणु समझौता कहने का क्या मतलब है। परमाणु शक्ति का इस्तेमाल बम बनाने में भी किया जाता है, साथ ही साथ परमाणु शक्ति का प्रयोग न्यूक्लियर भट्टी में बिजली पैदा करने के लिए भी किया जाता है। हमारे देश में बहुत सारे नाभिकीय भट्टी हैं, न्यूक्लियर भट्टी हैं, जहां पर बिजली का उत्पादन होता है। अब जैसे कि कैगा है कर्नाटक में, बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में है, तो इससे संबंधित जो टेक्नोलॉजी है उसको बेहतर बनाने के लिए, उसको इन्हेंस बनाने के लिए दोनों देशों के बीच 2005 में समझौता हुआ था। दोस्तों इस समझौता को हुए काफ़ी समय बीत चुका है, 17 वर्ष बीत चुका है, लेकिन अमेरिका से जो मदद की उम्मीद थी असैन्य परमाणु क्षेत्र में, वो अभी तक भारत को नहीं मिला है। 2010 में भारत अमेरिका के बीच सामरिक संवाद स्थापित हुआ, इसको तो बस आपको याद करना है। 2016 में अमेरिका ने भारत को महत्वपूर्ण रक्षा भागीदार घोषित किया, यानी अमेरिका ने घोषित किया कि भारत हमारा प्रमुख रक्षा भागीदार है, यानी रक्षा उपकरणों के खरीद में एक बहुत बड़ी भागीदारी अब भारत का भी होगा। 2018 में अमेरिका ने भारत का दर्जा सुरक्षा व्यापार प्राधिकरण टियर 1 का कर दिया। दोस्तों आपको लगेगा कि ये रक्षा भागीदार घोषित किया 2016 में, 2018 में सुरक्षा व्यापार प्राधिकरण टियर 1 का दर्जा दिया। इसका मतलब यही हुआ कि भारत के साथ अमेरिका डिफेंस क्षेत्र में अपने व्यापार को बढ़ाना चाह रहा है, इसीलिए भारत के महत्व को वो बढ़ा रहा है, क्योंकि उसका मेन मकसद यहाँ पर कहीं ना कहीं है अपने ज़्यादा से ज़्यादा जो रक्षा क्षेत्र के उपकरण हैं भारत में बेचना। दोस्तों अब हम लोग देखते हैं सहभागिता के क्षेत्र, यानी किन किन क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच काफ़ी अच्छा संबंध है। तो सबसे पहले है आर्थिक व्यापार, यानी कि बिजनेस के क्षेत्र में 2019 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 146 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया था, यानी कि अच्छा खासा व्यापार होता है भारत और अमेरिका के बीच में। भारत सबसे ज़्यादा निर्यात अमेरिका को ही करता है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं दोनों देशों के बीच व्यापार काफ़ी बेहतर स्थिति में है। इसके अलावा सिंगापुर के बाद सबसे ज़्यादा निवेश भारत में अमेरिका के द्वारा ही किया जाता है। तो ये तो हो गया आर्थिक क्षेत्र में सहभागिता। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग करने का मतलब है अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत अमेरिका के बीच काफ़ी सहयोगात्मक संबंध रहा है, चाहे संयुक्त राष्ट्र का मंच हो या वर्ल्ड बैंक का मंच हो या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मंच हो या क्वाड का मंच हो, दोनों देश एक दूसरे को सहयोग करते नजर आए हैं। क्वाड का एक बैठक हुआ और क्वाड के उस बैठक में इस बात पर चर्चा किया गया कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के प्रभाव को कम किया जाए और उस क्षेत्र का जो महत्व है, चूँकि बहुत ज़्यादा है, भारत के लिए भी है, ऑस्ट्रेलिया के लिए भी है, जापान के लिए भी है और अमेरिका के लिए भी है। पूरा जो हिंद प्रशांत क्षेत्र का रीजन है, यहाँ पर चीन के बढ़ते प्रभाव को घटाने के लिए काफ़ी विस्तृत चर्चा भी हुआ है क्वाड के बैठक में। आगे हम लोग बात करते हैं रक्षा क्षेत्र में सहयोग। 2015 में रक्षा क्षेत्र के सहयोग को 10 वर्षों के लिए नवीनीकृत कर दिया गया है। रक्षा क्षेत्र में दोनों देशों के बीच वज्र प्रहार जैसा युद्धाभ्यास भी रेगुलर बेसिस पे होता ही रहता है। दोस्तों हम लोग देखते हैं विज्ञान प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष के क्षेत्र में सहयोग। 2019 में विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोगों को 10 वर्षों के लिए नवीनीकृत कर दिया गया है। भारत अमेरिका के बीच विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में 2005 में समझौता हुआ था। इसके अलावा असैन्य अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी दोनों देशों के बीच समझौता हुआ है। पृथ्वी अवलोकन या निसार जैसे उपग्रह के संबंध में दोनों देशों के बीच समझौता हुआ है। पृथ्वी अवलोकन उपग्रह यानी कि पृथ्वी का अवलोकन करने वाला उपग्रह, तो चूंकि पृथ्वी का चक्कर लगाता ही है, तो पृथ्वी के चक्कर लगाते हुए पृथ्वी का अच्छा तरीके से अवलोकन करने के लिए सैटेलाइट पर भी नासा और इसरो के बीच समझौता हुआ है। 5वां पॉइंट है डायस्पोरा। हम लोग सहभागिता के क्षेत्र देख रहे हैं, यानी कि किन किन क्षेत्रों में भारत अमेरिका के बीच अच्छे संबंध है उसको हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो डायस्पोरा कहने का मतलब हुआ, अब जैसे कि भारतीय मूल के 46 लाख लोग अमेरिका में रहते हैं, तो उन 46 लाख लोगों को कहा जाएगा भारतीय डायस्पोरा। तो भारतीय मूल के 46 लाख से भी ज़्यादा लोग अमेरिका में रहते हैं और वैसे में निवेश के दृष्टिकोण से ये संख्या से अपेक्षित लाभ लिया जा सकता है। दोस्तों आप लोगों ने अक्सर सुना ही होगा कि फलाने NRI ने भारत के इस स्थान पर इन्वेस्टमेंट किया, इस फैक्ट्री में निवेश किया। तो ये जो भारतीय डायस्पोरा हैं उनका भारत से जुड़ाव काफ़ी गहरा है और वो लोग भारत को हर तरीके से मदद अवश्य ही करना चाहते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम लोग ये देखते हैं कि और किन किन क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच बेहतर संबंध है। तो शिक्षा, ऊर्जा, स्वास्थ्य, नारकोटिक्स यानी कि ड्रग्स कंट्रोल। अब चूंकि ड्रग्स का समस्या हमारे देश में लगातार बढ़ते ही जा रहा है, तो इस क्षेत्र में भी दोनों देशों के बीच संबंध है। इसके अलावा साइबर क्राइम जैसे क्षेत्र में भी दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं।
दोस्तों आगे हम लोग अब ये समझते हैं कि भारत अमेरिका संबंधों में चुनौतियाँ क्या है। कोई भी संबंध होता है या कोई भी इवन आप काम कीजिएगा तो वहाँ कोई ना कोई चुनौती जरूर ही आपके सामने आएगा। तो चलिए देखते हैं चुनौतियाँ क्या है। सबसे पहले आर्थिक क्षेत्र से संबंधित चुनौतियाँ। फार्मा पेटेंट और ई कॉमर्स से संबंधित चुनौती एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है दोनों देशों के बीच में। फार्मा पेटेंट का आप मतलब समझ रहे हैं ना, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री यानी कि दवा का मैन्युफैक्चरिंग करने वाला इंडस्ट्री। भारत फार्मा क्षेत्र में तीसरी सबसे बड़ी शक्ति है। दोस्तों अलग अलग दवाइयों के संदर्भ में कॉपीराइट भी होता है या अलग अलग वैक्सीन के संबंध में भी कॉपीराइट होता है। अब एक एग्जांपल से आप समझिए, कोई वीडियो यूट्यूब पे मैंने क्रिएट किया तो उस वीडियो पे मेरा अधिकार है। उसी तरीके से कोई मेडिसिन को किसी कंपनी ने इन्वेंट किया या किसी वैज्ञानिक ने, किसी डॉक्टर ने इन्वेंट किया तो उस पर कॉपीराइट उसका बनता है। तो आप समझ गए होंगे फार्मा पेटेंट क्या है। तो फार्मा पेटेंट और ई कॉमर्स पर विवाद है दोनों देशों के बीच में। 2021 में अमेरिका में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुआ, स्पेशल 301। क्या स्पेशल 301 एक रिपोर्ट प्रकाशित हुआ अमेरिका में और उसके तहत भारत को प्राथमिकता निगरानी सूची में डाल दिया गया है। स्पेशल 301 रिपोर्ट के माध्यम से भारत को अमेरिका ने प्राथमिकता निगरानी सूची में डाल दिया है। इसका मतलब यह हुआ कि भारत से जो वस्तु या सेवा अमेरिका जाएगा उसका अब व्यापक निगरानी होगा। हालांकि पहले भी निगरानी होता था लेकिन अब व्यापक निगरानी होगा। अमेरिका का एक सामान्यीकृत वरीयता प्रणाली है जिसको जीएसपी कहते हैं। उसके अंतर्गत जो भी देश का अमेरिका के साथ व्यापार होता है, अमेरिका अपने हिसाब से एक सूची बनाए हुए है, विकसित, अल्प विकसित, विकासशील। तो अभी हाल ही फिलहाल जीएसपी सूची में भारत को विकासशील के लिस्ट से निकाल दिया है अमेरिका ने। अमेरिका का कहना है कि आप विकासशील देश नहीं है। इससे होगा क्या, इससे भारत अमेरिका के बीच जो व्यापार है वो प्रभावित होगा। नुकसान इससे भारत को ही होगा क्योंकि भारत को अमेरिका ने अपने यहाँ विकासशील देश के सूची से निकाल दिया है। तो दोस्तों हम लोग चुनौतियों की बात कर रहे हैं। पहला आर्थिक क्षेत्र में चुनौती को हमने देख लिया। दूसरा है रक्षा यानी सामरिक क्षेत्र में क्या चुनौती है। अमेरिका की तरफ से दबाव डाला जाता है कि आप अमेरिकी रक्षा प्रणालियों में शामिल हो जाए, लेकिन चूंकि हम शुरू से ही गुटनिरपेक्ष आंदोलन नैम से जुड़े हुए हैं, इस वजह से संभव ही नहीं है कि हम लोग अमेरिकी रक्षा प्रणालियों या किसी भी देश के रक्षा प्रणाली, इवन रशियन रक्षा प्रणाली में भी हम लोग शामिल होने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। हम लोगों का एकदम दीर्घकालिक और एक स्ट्रॉन्ग सोच है गुटनिरपेक्षता का। भारत बहुध्रुवीय वैश्विक संकल्पना रखता है, तो भारत का एक सोच रहा है कि दुनिया बहुध्रुवीय रहे। अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों के वापसी के बाद अमेरिका भारत का एक संयुक्त प्रयास जो चल रहा था आतंकवाद के खिलाफ, उसको काफ़ी गहरा धक्का लगा है। दोस्तों अगला पॉइंट है काटसा पॉइंट, CAATSA। इसका पहले फुल फॉर्म देखते हैं फिर इसको समझते हैं। काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। ये क्या है काटसा कानून। अमेरिका का कहना है दुनिया भर के अलग अलग देशों से कि अगर आप लोग 3 देश रूस, ईरान और उत्तर कोरिया से रक्षा उत्पादों की खरीद करते हैं तो मैं आप पर कड़ा कार्रवाई करूंगा। लेकिन भारत रूस से रक्षा खरीद करता है, लेकिन फिर भी काटसा एक्ट के तहत भारत के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। लेकिन फिर भी ये एक टेंशन और एक विवाद का विषय तो बना ही हुआ है। दोस्तों अगला पॉइंट है WTO बैठकों में अमेरिका, भारत, चीन जैसे विकासशील देशों का टांग हमेशा खींचते ही रहता है। अमेरिका का बार बार ये कहना होता है कि भारत अपने कृषि सब्सिडी को बंद कर दे, यानी किसानों को दिया जाने वाला आर्थिक मदद बंद कर दे। अब आप भी सोच रहे होंगे कि अमेरिका ऐसा क्यों बोलता है, तो इसके पीछे कारण ये है कि भारत अगर अपने किसानों को सब्सिडी देगा तो जाहिर सी बात है भारतीय कृषि उत्पाद यानी भारत का अनाज सस्ता होगा, चाहे वो राष्ट्रीय बाजार हो या अंतर्राष्ट्रीय बाजार हो। तो भारत का सामान अगर सस्ता बिकेगा तो अमेरिकी सामानों को दिक्कत हो जाएगा। तो इस वजह से अमेरिका WTO में ये बार बार बोलता है कि भारत कृषि सब्सिडी को बंद करे अपने यहाँ। दोनों देशों के बीच चुनौतियों का अगला पॉइंट है कोविड-19 वैक्सीन से संबंधित। कोविड-19 वैक्सीन से संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकारों पर भारत ज़्यादा छूट चाहता है, जबकि अमेरिका ज़्यादा छूट देने के बिल्कुल ही खिलाफ है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि कोरोना वैक्सीन, बौद्धिक संपदा, ये क्या मतलब है। कोरोना वैक्सीन हो या कोई भी चीज़ हो, यूट्यूब पे वीडियो बनाना हो या कोई मेडिसिन हो, किसी भी चीज़ का निर्माण कोई ना कोई तो करता है। तो जो उससे संबंधित टेक्नोलॉजी को खोजता है या जो उसका निर्माण करता है, उसका कॉपीराइट, उसका पेटेंट उसी के पास होता है। मान लिया कि एक कंपनी वैक्सीन का निर्माण कर रहा है, तो जाहिर सी बात है वैक्सीन को किसी साइंटिस्ट के ग्रुप ने खोजा होगा, हो सकता है कि किसी देश ने उस वैक्सीन को खोजा होगा, या हो सकता है कि किसी कंपनी ने उस वैक्सीन को खोजा होगा। तो जिसने भी उस वैक्सीन को खोजा, उस वैक्सीन का निर्माण किया, उस वैक्सीन से संबंधित शुरुआती प्रौद्योगिकी दिया, उस वैक्सीन पर उस देश या उस व्यक्ति या उस संगठन का कॉपीराइट होगा। भारत चाहता है कि ऐसे कॉपीराइट पर छूट मिले, क्योंकि भारत में जो वैक्सीन का निर्माण हुआ है इससे संबंधित टेक्नोलॉजी भारत के बाहर से भी आया है।
अब आप कहिएगा भारत में जो वैक्सीन बना है उससे संबंधित टेक्नोलॉजी भारत के बाहर से भी आया है, तो इससे क्या होगा। देखिए भाई, अगर मैं अपना यूट्यूब पर वीडियो बना रहा हूं और कोई मेरा वीडियो को अगर अपलोड कर रहा है तो जाहिर सी बात है हम उससे कुछ कमीशन लेंगे। तो उसी प्रकार से भारत में जो वैक्सीन बिकेगा और उसका टेक्नोलॉजी अगर किसी दूसरे देश का है तो उस वैक्सीन के बेचने से जो लाभ अर्जित होगा उसका कुछ कमीशन उसको भी जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो के अंत में हम लोग देखते हैं आगे की राह। अब आगे क्या करना चाहिए ताकि दोनों देशों के बीच संबंधों को और बेहतर बनाया जा सके। माना कि दोनों देशों के बीच कई मुद्दों पर विवाद है, लेकिन आपसी हितों का अभिसरण कहने का मतलब है दोनों देशों को पता है कि हमारा लाभ एक दूसरे के साथ बेहतर संबंध बनाने में ही है। तो वैसे में एक बैलेंस रखने की आवश्यकता है, एक संतुलन रखने की आवश्यकता है। तो अगला पॉइंट है चुनौतियों को अवसर में बदलना। हमारे आपके सभी के जीवन में चुनौतियाँ आती ही रहती हैं, लेकिन उन चुनौतियों को अवसर में बदलना होगा, वहाँ पर कुछ सकारात्मक कर गुजरना होगा। और कुछ वैसा हुआ भी है। एक एग्जाम्पल हम आपको देते हैं। क्वाड के बैठक में सदस्य देशों ने वैक्सीन निर्माण में भारतीय फार्मास्यूटिकल उद्योग को सपोर्ट करने की बात कही है, जो एक अच्छा बात है। क्वाड का मीटिंग क्यों होता है? क्वाड का मीटिंग होता है चुनौतियों से निपटने के लिए। हिंद प्रशांत क्षेत्र में, दक्षिणी चीन सागर क्षेत्र में चीन के प्रभाव को कम करने में भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया की भूमिका। तो अगला जो बिंदु यह है कि रूस यूक्रेन युद्ध में अमेरिका को भारत की स्थिति को समझना होगा। अब देखिए, भारत का संबंध रूस के साथ भी ठीक ठाक है और अमेरिका के साथ भी ठीक ठाक है। तो भारत यहाँ कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि हम आप ही के साथ रहेंगे या हम आप ही के साथ रहेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। ई कॉमर्स, डिजिटल और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों में अमेरिका से काफ़ी ज़्यादा सहयोग हमें अपेक्षित है। अब देखिए, सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भारत अब विनिर्माण को प्रारंभ करने वाला है, यानी भारत में सेमीकंडक्टर का मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होने वाला है, फैब्रिकेशन स्टार्ट होने वाला है। तो ऐसे में अमेरिका से काफ़ी ज़्यादा सहयोग की हम अपेक्षा कर रहे हैं।